दोस्तों आज हम एक नई एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डैन डैन और ये एनिमे आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है और इसे सिर्फ 18 प्लस वाले ही देख सकते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोमो अयासे और वो अपनी बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा कमीना है क्योंकि वो बेचारा डेट पे जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है। पर जब मोमो उसे पैसे देने के लिए मना करती है तो वो उसे लव होटल ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन बेचारा उसके पैसे भी मोमो से ही मांगता है और इस बात से मोमो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोर का लात खींच के मारती है। पर क्या करे, बेचारी उसके सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर थी तो वो मोमो को ही मार कर नीचे गिरा देता है और सैडली उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। अब मोमो ये बात अपनी सहेलियों को बताती है तो उनकी सहेलियाँ कहती है कि चल मोमो, ये अच्छा हुआ कि उस कमीने से तेरे को फुर्सत मिली। पता नहीं यार तूने उस लड़के में क्या देख लिया ऐसा, मुझे तो वो एक नंबर का लिच्चा लगता था। जिससे मोमो उनसे कहती है वो उसके फेवरेट एक्टर केंटा काकुरा जैसा दिखता है और उसे सिर्फ हट्टे कट्टे मर्द टाइप ही लोग पसंद आते हैं। जिस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यार इस तरह के तो बंदे आजकल मिलना ही बंद हो गए हैं। अब मोमो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो सोचती है कि अब पता नहीं उसे कब केंटा काकुरा जैसा मर्द मिलेगा। अब उसकी नजर एक क्लास में जाती है जहाँ पे सारे लड़के मिलकर एक चश्मे वाले लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और उस पर कागज फेंक रहे थे, पर वो बेचारा एक मैगजीन पढ़ रहा था। पर मोमो को देखकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है और बाकी लड़के को घूरने लगती है, जिससे वो लड़के उस पे कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो अब उठकर उस क्लास से बाहर आ जाती है। अब वो सोचती है कि वो अपना गुस्सा किस पे निकाले, तभी वो चश्मे वाला लड़का उसके पास आ जाता है और उस लड़के को लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसीलिए वो उसके पास आकर बैठी थी। पर मोमो उससे बोलती है कि उसे कोई गलत फहमी हुई है, उसे उस लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो लड़का उसे अपने मैगजीन के बारे में बताता है कि कैसे यूएफओ और एलियंस होते हैं, पर सरकार इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करती। पर ऐसे कितने सबूत है जहाँ पे यूएफओ को देखा गया है। पर मोमो उसे बोलती है कि यार मुझे नहीं लगता कि यूएफओ और एलियंस अभी भी होते हैं, मुझे तो ये सारी बातें फालतू की लगती है और ना ही उसे इनके बारे में कुछ जानना है। इतना कहकर मोमो वहाँ से जाने लगती है, पर फिर भी वो लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बचकानी बातें करते रहता है। अब मोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है अबे तू बकवास बंद कर, शायद इसीलिए तेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होने वाला है, ये लिख के ले ले तू। और ये सुनकर उस लड़के को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसके हाथ से वो बुक गिर जाती है। अब मोमो को रियलाइज होता है कि उसने उस लड़के को बहुत ही ज्यादा बोल दिया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब वो उसकी बुक उठाकर उस लड़के को देती है और उससे सॉरी बोलती है, सॉरी भाई मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एलियंस होते हैं, ये सब फालतू की बातें लगती है मुझे, पर मुझे लगता है कि भूत आज भी होते हैं। तभी वो लड़का हंसने लगता है और कहता है क्या बात कर रही है तू, भूत तो होते ही नहीं है। ये सुनकर मोमो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मोमो का कहना था कि भूत होते हैं, पर उस लड़के का मानना था कि नहीं नहीं एलियंस होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से मोमो के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो उन्हें लड़ते हुए देखकर कहते हैं कि चलो भाई, आखिरकार मोमो को उसका नया बॉयफ्रेंड मिल गया। अब मोमो उस लड़की को चैलेंज करती है कि तू जरा किसी भूतिया जगह पर जाके तो दिखा, और तुझे अगर कोई भूत वहाँ पे दिखाई देता है तो तू मेरा नौकर बन जाएगा। और लड़का भी उससे कहता है कि तुम पहले मेरी बताई हुई जगह पे जाके तो दिखाओ, अगर वहाँ पे तुम्हें एलियंस ना मिले तो फिर कहना। अब दोनों एक दूसरे की शर्तें मान लेते हैं और वो रात को नागिस जनरल हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। अब मोमो नागिस जनरल हॉस्पिटल में जाती है, जो हॉस्पिटल कई सालों से बंद पड़ा था। मोमो ने उस लड़के का नाम ओकल्ट कुन या ओकारू रख दिया था। अब ओकारू मोमो को कॉल पर बताता है कि वह हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है, अगर वह इसकी छत पर जाएगी तो एलियंस जरूर उसे किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। पर मोमो उससे पूछती है कि उसका आज तक किडनैप हुआ कि नहीं, जिस पर
ओकारन उसे बोलता है कि क्या यार पता नहीं हुआ होगा और शायद एलियंस ने उसकी मेमोरीज भी मिटा दी होगी। अब मोमो को एक बात क्लियर हो जाता है कि उसने खुद आज तक किसी यूएफओ या एलियंस को नहीं देखा है। अब खैर ओकारन भी मोमो के बताए हुए जगह पे पहुंच जाता है जो कि बहुत ही पुरानी एक टनल है। अब मोमो उसे बताती है कि ये टनल बहुत ही ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। अब ओकारन उसे बोलता है कि मैं इस टनल में जाकर साबित कर दूंगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी फट रही थी और वो गाना गाते हुए अंदर को जा रहा था। अब ओकारन को भी पता चलता है कि उसने कभी खुद ही भूत नहीं देखा। अब वो उस पर चिल्लाने लगता है कि उसने जब खुद भूत नहीं देखा तो उस पर यकीन कैसे कर लिया। अब मोमो उसे बताती है कि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वह आत्माओं से बात कर सकती है। मोमो को उसकी दादी नहीं पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। जब मोमो छोटी थी तब उसके सर पर हाथ रखकर वह एक रिचुअल पोज बनाकर बाहर निकली थी। उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ दूर रहती है। वह पोज बनाकर ही स्कूल में जाती थी और लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे, बल्कि जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी वह भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मोमो को बहुत ही बुरा लगता है और उसे अपनी दादी से ही नफरत हो जाती है और वह उन्हें बुरा भला भी कह देती है। जिसके बाद कई दिनों तक उसकी अपनी दादी से बात तक नहीं होती। लेकिन बाद में मोमो को रियलाइज हुआ कि मोमो को इस बात से गुस्सा नहीं आया था कि उस लड़के ने मोमो का मजाक उड़ाया, बल्कि इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया। मोमो अपनी दादी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उन पर पूरा भरोसा करती थी, इसलिए उसे इस बात पर भी भरोसा है कि भूत होते हैं। अब वह ओकारन से पूछती है कि भाई तुम्हें क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन ओकारू उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि यार इसके पीछे कोई रीजन हो, ये जरूरी तो नहीं। अब ओकारन को टनल में खून के पंजों के निशान दिखने लगते हैं और जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे एक डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। अब ओकारन की फटने लगती है और वो दुम दबाकर उस टनल से बाहर की ओर भागने लगता है। अब मोमो उसकी आवाज सुन लेती है और वो कहती है कि वो भूत जरूर टर्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो उस पर कर्स लगा देती है। अब ओकारू वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है पर टर्बो ग्रैनी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उस तक पहुँच जाती है और ओकारन का कॉल कट जाता है। अब मोमो डर जाती है और मदद के लिए वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसे यहाँ 3 आदमी जैसे रोबोट खड़े मिलते हैं जो कि असल में एलियंस थे। अब मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग तुरंत ही मोमो को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देते हैं। अब मोमो को होश आता है और वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पोइयंस हैं क्योंकि वे सर्पो प्लेनेट से आए हैं और इनकी जाति में सिर्फ मेल्स ही हैं क्योंकि ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए ये इंसानों के ऑर्गन्स यानी बनाना चुराने यहाँ आए हैं। बनाना का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे। अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और अपने रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल लेंगे। अब मोमो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है मुझे जाने दो, लेकिन एलियंस अपनी साइको कनिस पावर का यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और इसकी बात माने। लेकिन मोमो दिमागी रूप से बहुत ही ज्यादा मजबूत थी और उस पर इनकी पावर का ज्यादा असर नहीं होता। वो लोग अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी मोमो का मोबाइल बजने लगता है। अब एक एलियन जब उस मोबाइल को उठाता है तो उसे जोर की लात पड़ती है और फिर उस मोबाइल से एक भूत निकलकर बाहर आता है। ये भूत उस एलियन को काट कर फेंक देता है और यह भूत और कोई नहीं बल्कि ओकारन होता है जिस पर टर्बो ग्रैनी का कर्स लग चुका है। अब ओकारन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अब ग्रैनी उसे पजेस कर लेती है। दूसरा एलियन बोलता है मोबाइल में से टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है, तो तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या तो हमें अपना बनाना दे दो। अब एलियंस अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन ग्रैनी इतनी तेज थी कि उस पर एलियंस की शक्ति का कोई भी असर नहीं होता और वह दूसरे एलियंस को भी
काट कर उनका बनाना निकाल लेती है। बेचारा वो एलियन सैड। अब तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्होंने इंसानों पर कभी हमला नहीं किया, तो चुपचाप हमें अपना बनाना दे दो। अब वो कारण बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कितने टाइम से एलियंस को नहीं देखा, क्योंकि मेरे कभी कोई दोस्त नहीं बने, तो कम से कम तुम तो मेरे साथ जरूर दोस्ती करोगे। इसलिए मैं बचपन से ही आसमान में घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियंस मेरे पास आ जाए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो कारण को हमेशा दूसरे बच्चे बुली करते थे और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था वह जिंदा भी है या नहीं। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में मोमो की एंट्री हुई। मोमो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आई, इसलिए वह मोमो को कुछ भी नहीं होने देगा। तो एलियंस को जो भी कुछ करना है वो कारण के साथ करे, वो मोमो को वहाँ से जाने दे और उसके लिए वो मॉन्स्टर बनने के लिए भी तैयार है। अब इतना कहने के बाद वो कारण का कर्ज फिर से उस पर हावी हो जाता है। अब मोमो भी जोश में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम इन्हें दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। अब एलियंस फिर से वो कारण पर हमला करता है, पर वो कारण बहुत ही जल्दी अपनी हार मान लेता है। अब मोमो बोलती है यार ये तो शुरू होते ही हार गया। अब एलियंस फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने लगता है और कहता है हमें मेल इंसानों से कोई भी मतलब नहीं है। अब वो कारण को उसकी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें वो मोमो को अपनी शक्ति बाहर निकालना सिखा रही होती है ताकि वो हमेशा खुद को बुरी चीजों से प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन मोमो ये रिचुअल करने से मना कर देती है, क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अब मोमो ये कहते हुए वहाँ से भाग जाती है कि वह अपनी दादी से नफरत करती है और वो एक नकली स्पिरिट मीडियम है। अब मोमो ये सोचती है कि उसे ये सब बातें अब क्यों याद आ रही है। अब मोमो ध्यान लगाकर वही करती है जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था और अचानक उसके अंदर साइकिक पावर्स आ जाती है, जिससे वह टेबल को तोड़कर आजाद हो जाती है, जो देखकर वो कारण भी चौंक जाता है। अब मोमो को खुद पे यकीन नहीं होता कि उसके अंदर साइकिक पावर्स थी। एलियंस की पावर भी मोमो की पावर के सामने फीकी पड़ जाती है। अब मोमो समझ जाती है कि उसकी दादी सच में एक स्पिरिट मीडियम है। वह उन्हें थैंक यू बोलती है और उसके बाद वह तीसरे एलियन को एक जोर की लात मारती है। वह किक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वह एलियंस यूएफओ को तोड़कर बाहर जाकर गिरता है और ये यूएफओ बाहर से देखने पर एक मून की तरह लग रहा था, लेकिन यह अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है। मोमो देखती है कि वो कारण पूरी तरह से भूत बन गया था और वो मोमो को भी काटने आता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को वो कारण से अलग कर देती है। लेकिन वो कारण पर कर्ज अभी भी लगा हुआ था। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसके इस लड़के की दोनों गोटियां निकाल ली है और जब तक उसके पास गोटियां है वो कारण पर कर्ज लगा रहेगा। अगर ये वो कारण को कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इन्हें ग्रैनी से उसकी टनल में आकर लड़ना होगा। इतना कहकर टर्बो ग्रैनी गायब हो जाती है। यूएफओ अब उस हॉस्पिटल के बिल्डिंग से टकराकर नीचे क्रैश हो जाता है, लेकिन मोमो वो कारण को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अब दोनों अब गलत और सही साबित हो गए थे, क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी, क्योंकि मोमो को एलियंस ने किडनैप किया था और वो कारण को भूत ने कर्ज लगा दिया। मोमो की साइकिक पावर की वजह से वो कारण अभी नॉर्मल है। अगर वो अपनी पावर हटा दे तो वो कारण वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सुन अब वो कारण उस टनल की तरफ आगे जाने लगता है, क्योंकि उस ग्रैनी को हराने पर ही उस कर्ज से उसे मुक्ति मिल पाएगी। वो अपने कपड़े उतारकर मोमो को दे देता है ताकि उन्हें पहनकर वह अपने घर चली जाए, पर मोमो उससे कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर वो कारण कहता है कि मेरी कोई मदद क्यों ही करेगा, मैं एक लूजर हूँ, लूजर। अब मोमो उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लगती है। अब वो कारण उसे कहता है कि तुम यार ये कपड़े पहन ही लो, नहीं तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब ये सुनकर मोमो के दिल में धक धक होने लगता है, क्योंकि केंता काकुरा ने भी एक बार उस पे लाइन मारी थी। वो अब सोचती है कि उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता और वो कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कारण उसे बताता है कि उसका नाम है केंता काकुरा। अब ये सुनकर मोमो के होश उड़ जाते हैं और उसके पीछे का यूएफओ ब्लास्ट हो जाता है। अब वो कारण उससे कहता
है कि यार तुम मानो या ना मानो पर यही मेरा नाम है। अब मोमो अपनी कान बंद कर लेती है जिससे वो कारण पर ग्रैनी का कर्ज बढ़ने लगता है और ग्रैनी बनकर वो मोमो से कहता है मुझे अपना केला खिला दो मोमो। अब मोमो अपनी साइकिक पावर से वो कारण को उठाकर दूर फेंक देती है और उसका कर्ज भी शांत कर देती है। अब मोमो उससे कहती है कि हमें कोई रूल सेट करनी चाहिए। पहली बात कि तुम ये नाम अपना कभी भी नहीं बोलोगे। मोमो कहती है कि तुम्हें ओकल्ट पसंद है इसलिए मैं तुम्हें ओकरन कह के बुलाऊंगी और तुम अपना असली नाम कभी भी मेरे सामने नहीं बोलोगे। अब ओकारन के पास कोई भी चॉइस नहीं थी इसलिए वह उसकी बात मान जाता है। अब मोमो उसे चिढ़ाने लगती है कि शायद तुम्हें यह नाम पसंद आया और तुम्हारा चेहरा भी लाल हो गया है। अब ओकारन शर्मा कर अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है। अब ओकारन उसे शर्मा कर उसके सामने ही पाद देता है। हाय हाय ये क्या हो रहा है भाई। और मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि हाय तू कितना गंदा है यार। अब ये लोग उस गुफा तक पहुँचे उससे पहले ही सुबह हो जाती है यानी कि टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी क्योंकि भूत तो रात में ही बाहर निकलते हैं। अब मोमो ओकारन को अपने घर चलने के लिए बोलती है और वह इन कपड़ों में वह उस भूत से ज्यादा डरावना लग रहा था। अब दोनों अब मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो उसे बताती है कि उसकी दादी लड़कों के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। अब ओकारन जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है उसके शरीर में आग लग जाती है और वह जलने लगता है। ये देख मोमो अपनी पावर से ओकारन को उठाकर पास वाली नदी में फेंक देती है जिससे वह बच जाता है। मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक तालिस्मान लगाया हुआ था जिससे बुरी शक्तियाँ उसके घर के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि ओकारन शापित है तो उसे भी इसने रोक दिया। मोमो ओकारन को सॉरी कहती है कि उसके घर पर एक बैरियर लगा हुआ था। अब मोमो उस तालिस्मान को निकाल देती है और ओकारन को वापस अंदर आने के लिए बोलती है। अब अगर उसमें आग लग गई तो मोमो उसे उठाकर वापस नदी में फेंक देगी। अब ओकारन डरते हुए गेट के अंदर आता है और इस बार उसे कुछ नहीं हो पाता पर वो कहता है कि पता नहीं यार मेरे शरीर में क्यों इतनी गुदगुदी हो रही है। अब मोमो उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है जो कि दादी अम्मा जैसे हो गए थे। अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है पर वो शायद घर पर नहीं थी। मोमो अब ओकारन को अपने कमरे में ले जाती है और उसे गेट के बाहर ही खड़े होने के लिए बोलती है क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। लेकिन जैसे ही ओकारन गेट बंद करता है उसका कर्ज उस पर हावी हो जाता है और वह दरवाजा खोल देता है जिसे मोमो गुस्सा हो जाती है और वह उसका कर्ज गायब करती है और उसे पीछे मुड़ जाने के लिए कहती है। अब ओकारन कपड़े चेंज करने के बाद उसे भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। वो उसे कपड़े लाकर देती है जो कि लड़कियों के कपड़े होते हैं लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा। अब मोमो ओकारन से पूछती है कि क्या तुम्हारा केला गायब हो चुका है ना क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने उससे कहा था कि उसने ओकारन का केला चुरा लिया है इसलिए वह शापित है। अब ये सुनकर ओकारन अपनी पैंट चेक करता है और वहाँ सच में कुछ नहीं होता। अब मोमो मजाक में कहती है कि उसे भी देखना है। अब ओकारन उसे साफ मना कर देता है जिस पर मोमो बोलती है कि जब वहाँ कुछ है ही नहीं। ओकारन उससे कहता है कि यहाँ कुछ हो या ना हो पर मैं नहीं दिखाने वाला। अब ओकारन मोमो पर भड़कने लगता है कि ये उसकी गलती है, उसने ही वो गुफा में जाने के लिए उसे चैलेंज किया था। पर मोमो उसे बोलती है कि तुम अपनी फालतू कहानियां सुनाने ही मेरे पास आए थे, उस टाइम तुम बहुत ही ज्यादा बड़बड़ कर रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारी शर्त मान ली। जिस पर ओकारन बोलता है कि उसे हमेशा से ही एक दोस्त चाहिए था तो वह जब उसके पास से गई तो ओकारन ये मौका गवाना नहीं चाहता था इसलिए वो उसके पास बातें करने पहुंच गया। लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग है। जैसे उसके जैसा फट्टू इंसान कभी भी मोमो जैसी लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकता कि मेरी वजह से तुम इस झमेले में पड़ गई। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो। तभी मोमो उससे बोलती है कि तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है कि तुम कुछ भी अपनी तरफ से सोच लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है क्योंकि तुम खुद ही लोगों को अपने से दूर धकेल देते हो। अब मोमो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करने वाली, हम लोग ओकल्ट के बारे में आपस में बातें करेंगे।
यह सुनकर ओकारन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मोमो उससे कहती है कि वो कुछ बोले, जिस पर ओकारन कहता है कि तुम कितनी बदसूरत हो, सामने वाले के मुंह पर तुम बेइज्जती कर देती हो। अब यह सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और उससे लड़ने लगती है। तभी मोमो की घर की घंटी बज जाती है और ओकारन उससे कहता है कि लगता है तुम्हारी दादी आ गई है। पर मोमो उसे बताती है कि उसने खुद ये घंटी पहली बार सुनी है। उसकी दादी ने बताया था कि उसके घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसान के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए, क्योंकि मोमो ने वो तालिस्मान मेन गेट से निकाल दिया था तो कोई भूत उनके घर में आ गया है। ओकारन बोलता है कि अब क्या करें हम। मोमो बोलती है कि वह उस तालिस्मान को वापस लगा देगी जिससे ये भूत जल जाएगा, जैसे ओकारन जलने लगा था। ओकारन कहता है ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा। तो मोमो बोलती है कि तुम गेट के बाहर चले जाना। ये दोनों अब पीछे के रास्ते से घर के बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए थे, जैसे रात हो गई हो, और घर के चारों तरफ एक दीवार भी बन जाती है, यानी कि ये बाहर नहीं जा सकते, और मेन गेट भी दीवार के अंदर सील हो गया था। अब यहाँ चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है जिससे मोमो की नाक से खून बहने लगती है और ओकारन की भी हालत खराब हो जाती है। तभी ये दोनों अपने ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर को देखते हैं जो उनसे कहता है तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ दिया। इतना कहकर वो दोनों को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये उसके सामने से हट जाते हैं। अब दोनों चिल्लाते हुए उससे दूर भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है मुझे अपना केला दे दो। अब ये दोनों घर के पीछे छुप जाते हैं और मोमो कहती है कि ये किस तरह का भूत है, जिस पर ओकारन बोलता है कि ये भूत नहीं बल्कि एलियन है। उसके कॉलर से वह उसे पहचान गया है कि वो एक फ्लैटवुड्स नाम का एक मॉन्स्टर एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड्स शहर में देखा गया था और जापान में ये यामानाशी में देखे गए थे। ये एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। अब मोमो को ये समझ नहीं आता कि भूत वाली घंटी एलियन ने कैसे बजा दी। अब ओकारन कहता है कि स्टडी के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओ को भी देख सकते हैं। अगर इसे सिंपल एक्सप्लेन करूँ तो शब्दों में भूत और एलियंस में कुछ कॉमन जरूर होता है। अब मोमो उससे कहती है कि यह एलियन उस कल वाले एलियन का दोस्त है क्या? अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह इस काले धुएं से ही मर जाएंगे जो कि वह एलियन निकाल रहा था। मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो ओकारन के कर्ज को दबाए हुए है। अब ओकारन मोमो से कहता है कि तुम मेरे कर्ज को आजाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ूंगा। अब मोमो उससे कहती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, जिस पर ओकारन बोलता है मुझे एलियन से डर नहीं लगता। अब मोमो को बस उसका फिजिकल कर्ज आजाद करना है जिससे ओकारन का मानसिक संतुलन बना रहे। वो एलियन अब इन्हें ढूंढ लेता है और इन्हें फिर से भागना पड़ता है। मोमो कहती है कि वह अपनी पावर को अभी इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओकारन कहता है उसे ट्राई करना होगा। मोमो अब उसकी बात मान जाती है और ओकारन ग्रेनी वाले कर्स्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी एलियन इन पर एक बड़ा सा कर्स्ट अटैक करता है, लेकिन ओकारन कर्स्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वह मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। अब ओकारन बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी एनिमे के हीरो की तरह बात करने लगता है कि ये पावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, पर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और सब कंट्रोल में है। मोमो को समझ नहीं आता कि इसकी बोलचाल कैसे बदल गई। वो ओकारन माफी मांगता है कि सॉरी, मैं एक अजीब लड़का हूँ, जो कि केंता काकुरा की फेमस लाइन है। मोमो उसे गुस्से में बोलती है कि यह लाइन मारना बंद करो। वो एलियन इनके पास आकर ओकारन को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारन का शरीर अपने आप ही वहाँ से हट जाता है और अपने दांतों से उसने एलियंस की उंगलियां ही काट दी थी। ये ग्रैनी की असली पावर है। अब ओकारन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि मोमो को दिखा भी नहीं, लेकिन फिर ओकारन अचानक ही खून की उल्टी कर देता है। अब वो एलियन फिर से ओकारन पर अटैक करता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकारन को अपनी तरफ खींच लेती है। वो मोमो से माफी मांगता है कि कर्ज की पावर को उसकी बॉडी झेल नहीं पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के लाखों टुकड़े हो गए हैं।
इतनी स्पीड से यार मेरा शरीर मूव नहीं कर सकता, पता नहीं मैं इस एलियंस को कैसे हरा पाऊंगा। अब मोमो नोटिस करती है कि ये एलियन एक सुमो रेसलर की तरह लड़ रहा है, तो अगर इन्होंने उसके हाथों को जमीन से टच कर दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। अब ये लोग उसके पैरों पर अटैक करने का सोचते हैं ताकि उसे गिरा सके। ओकारन वापस कर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं। ओकारन बिजली की रफ्तार से एलियन का एक पैर तोड़ देता है। मोमो भी अपनी पावर से उस एलियन को गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन को छूते ही खत्म हो जाता है। लेकिन वो एलियन अपने दो और पैर लगा लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उठाकर जोर से दीवार में मार देता है। लेकिन फिर भी मोमो ओकारन के कर्स को कंट्रोल में रखती है और एलियन को चीटर बुलाती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लगता है, जिससे ओकारन को उसकी चिंता होने लगती है। वो मोमो से भीख मांगता है कि वो उसका कर्स आजाद कर दे, वरना वो मर जाएगी। अब तक एलियन ने दीवार में काफी गहरा छेद कर दिया था। असल में ये मोमो का प्लान था, क्योंकि टेक्निकली अब वो मेन गेट से बाहर है। मोमो अब ओकारन को अपने पास गड्ढे में खींच लेती है और फिर उस तलिस्मान को वापस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर खत्म हो जाता है। अब ये दोनों वापस से अब असली दुनिया में आ गए थे और सब नॉर्मल हो गया था। अब दोनों चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ओकारन का कर्स अभी भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता। अब मोमो नोटिस करती है कि ओकारन हेयर स्टाइल भी थोड़ी सी बदल गई है। अब थकान की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकारन का कर्स उस पर हावी हो जाता है और वह पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, लकड़ी वाले एलियन से तो ये बच गए, लेकिन मोमो क्या अब टर्बो ग्रैनी से बच पाएगी और क्या ओकारन को उसका किला वापस मिल पाएगा? ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।